की कंट्री से इतना आगे है। और आखिर चाइनीज लोगों की आंखें इतनी छोटी क्यों होती है? और क्या आपको पता है कि विराट के इस बैट को बनाने के लिए पूरे 20 साल का टाइम लगता है? और ये वाटर एनिमल्स आखिर नीचे की तरफ से कैसे दिखते हैं? और आज आप इस वीडियो में हिस्ट्री का सबसे खतरनाक पनिशमेंट को देखने वाले हो, जिनको शायद ही आपने कभी अपने लाइफ में देखा होगा। तो भाई वीडियो को फटाफट से अभी से लाइक कर दो, और लाइक एम रखते हैं 1000 का। तो बताओ कर दोगे? नंबर 1, क्या आप जानते हो कि विराट कोहली के इस बैट को बनाने के लिए पूरे 20 साल से भी ज्यादा का टाइम लगता है। इस बैट की कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के ग्रेट लीज गांव में, जहां उगने वाले इंग्लिश विलो पेड़ों से बनते हैं दुनिया के 75% प्रीमियम बैट्स। और ये इंग्लिश विलो पेड्स काफी लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू कश्मीरी विलो। इन पेड़ों को उगाने के लिए इन्हीं के ब्रांचेस को जमीन में उगाया जाता है, और 15 से 20 सालों में जब पेड़ का सरकमफ्रेंस अबाउट 1.4 मीटर तक हो जाता है, तो इसे ऐसे राउंडेड लॉग्स में काटा जाता है, और इन राउंडेड लॉग्स को स्प्लिट्स करके ऐसे क्लेफ्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। और एक पूरे इंग्लिश विलो पेड़ से 40 क्लेफ्ट्स बनाए जाते हैं, यानी कि 40 बैट्स। और फिर इन क्लेफ्ट्स को 1 साल तक एयर ड्राई किया जाता है, और फिर 10 वीक्स तक लो टेम्परेचर ड्राइंग चैम्बर में रखा जाता है। इसके बाद ये क्लेफ्ट्स इंग्लैंड से करीब 11,000 किलोमीटर का सफर करके इंडिया के मेरठ में पहुंचते हैं एसजी और एसएस जैसे कंपनियों के पास। और यहाँ इन क्लेफ्ट्स को 2 टन पर स्क्वायर इंच के प्रेशर में कंप्रेस करके हार्ड बनाया जाता है। और ये प्रोसेस आसान नहीं होता, क्योंकि ज्यादा प्रेशर की वजह से बैट की पिंक खत्म हो सकती है, और अगर कम प्रेशर दिया जाए तो बैट कमजोर पड़ जाएगा, और बॉल बैट पर लगते ही उस पर डेंट आ जाएगा। और फिर इन्हें प्रेशर करने के बाद इन्हें एक मशीन से शेप में लाया जाता है, जिसके बाद एक मास्टर क्राफ्टमैन 3 घंटे लगा के इन्हें अपने हाथों से फाइनल शेप देता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बैट का हैंडल इंग्लिश विलो पेड़ से नहीं बनता, वो बनता है मलेशिया के जंगलों से आए इन मनाऊ केन से। और टॉप लेवल क्रिकेटर अपने कस्टम बैट खुद बनवाते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर 1.4 किलोग्राम का बैट यूज करते थे। हार्दिक पांड्या अपने बैट को 200% एक्स्ट्रा कर्व करवाते हैं। एंड द लास्ट स्टेप में बैट को हैमर स्टेप से गुजरना पड़ता है, और 20 साल के लंबे वेट के बाद फाइनली ये बैट क्रिकेटर्स को दिया जाता है। नंबर 2, इस वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि टैटू आपकी बॉडी के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है। सबसे पहले तो देखो, हमारी बॉडी के पास एक इनविजिबल सिक्योरिटी चेक पॉइंट होता है, जो हमें डस्ट और छोटे छोटे बैक्टीरिया से बचाता है। लेकिन जब आप टैटू बनवाते हो, तो टैटू मशीन की नीडल्स आपकी बॉडी के सेकंड लेयर में घुसकर आपके सिक्योरिटी चेक पॉइंट को डैमेज कर देता है, और ये एक परमानेंट डैमेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा हमारी बॉडी के आउटर मोस्ट लेयर को देखते हैं, जिसे एक्चुअली एपिडर्मिस कहा जाता है। ये बॉडी की सबसे पहली लेयर होती है, जहाँ पर अगर आपने इंक भी चला दिया तो वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा। और इसीलिए टैटू मशीन नीडल्स को सेकंड लेयर तक पुश करते हैं। इस सेकंड लेयर को डर्मिस कहा जाता है। और फिर जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होता है, तो आपकी बॉडी को उस टाइम लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और इसी गड़बड़ से बचने के लिए बॉडी तुरंत उस डैमेज जगह पर इम्यूनस सेल्स को ट्रांसफर करता है। ये इम्यूनस सेल्स वहाँ पर इंक को कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करते रहते हैं, बट ये सेल्स सभी के सभी इंक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। सो इसी की वजह से टैटू मशीन के इंक बॉडी के सेकंड लेयर में स्टोर हो जाते हैं, और वो आपकी बॉडी में परमानेंट जगह बना लेते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ 10 से 20 सालों तक ये टैटूज अपने आप ही फेड आउट होने लग जाते हैं, और इनके अंदर के इंक पार्टिकल्स बॉडी के मेन ऑर्गन्स में घुस जाते हैं, और ये चीज इन फ्यूचर आपको कैंसर का रिस्क भी बढ़ा सकती है। सो मेरा मानना तो ये है कि टैटू बनवाओ, बट इतना भी हार्ड नहीं कि आपका पूरा शरीर ही डैमेज हो जाए। नंबर 3, कभी सोचा है कि इन चाइनीज, जापानीज और कोरियन लोगों की आंखें इतनी छोटी क्यों होती है? देखो, मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, उनकी आंखें छोटी नहीं होती, बल्कि इसका मेन रीजन जेनेटिक्स और फेस स्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है। और इस टॉपिक को रिस्पेक्ट के साथ समझना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ईस्ट एशियन लोगों में एक एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड होता है, जिसे एक्चुअली एपिकेंटिक फोल्ड कहते हैं। ये आईलाइट के ऊपर होता है, और आंखों को कंपेरेटिवली नैरो या स्मॉलर लुक देता है, और ये बिल्कुल नेचुरल जेनेटिक ट्रेट होते हैं। सेकंड रीजन, यहाँ पर जेनेटिक्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइनीज और दूसरे ईस्ट एशियंस लोगों में ये आई शेप जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता आया है। यहाँ पर साइंटिस्टों की एक थ्योरी ये भी कहती है, पुराने टाइम में ईस्ट इंडिया के कुछ रीजन्स में बहुत कोल्ड क्लाइमेट और स्ट्रॉन्ग विंड्स चलते थे, और यहाँ पर इन चाइनीज लोगों की इनकी नैरो लुकिंग आई स्नो, डस्ट और कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती थी। अगर हम इसे एक शॉर्ट लैंग्वेज में कहे, तो चाइनीज लोगों की आंखें छोटी नहीं होती, बस उनकी आईलाइट की वजह से हमको वो छोटी दिखाई देती है, बट एक्चुअल में वो सेम जैसे हमारी आंखें हैं वैसे ही है। नंबर 4, ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर बैठकर आप समुद्र के नीचे जा सकते हो, वो भी बिना डाइविंग सूट
के और बिना गीले हुए। पर कैसे? दरअसल इस मशीन को डाइविंग बेल कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे एक गिलास को उल्टा करके पानी के अंदर डाल दो और गिलास के अंदर हवा ट्रैप हुई रहती है। सेम वैसे ही ये मशीन भी ऐसे ही काम करती है। सबसे पहले इस बेल को पानी के नीचे डिसेंड करवाया जाता है और फिर प्रेशर्ड एयर पंप करके अंदर के पानी को बाहर की तरफ निकाला जाता है। इससे इसके अंदर एक ड्राई एयर स्पेस बन जाता है जहाँ लोग कंफर्टेबली जा सकते हैं। लेकिन नीचे जाने से पहले डाइवर्स को एक प्रेशर चैम्बर से गुजरना पड़ता है ताकि उनकी बॉडी को पानी के नीचे बदलते प्रेशर के लिए अडेप्ट करवाया जा सके। और फिर शुरू होती है समुद्र की सीक्रेट एक्सप्लोरर, जैसे मरीन लाइफ के बारे में या फिर अंडर सी रिसर्चेस। नंबर 5, कैसे जापान बाकी कंट्री से इतना आगे चल रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि वो अभी 2050 में जी रहा है। ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले जापान में आपको कुछ इस तरह के पब्लिक टॉयलेट मिल जाएंगे जो बाहर से तो देखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर जाते ही ये पूरा ऑटोमेटिकली ब्लर टाइप का हो जाता है। और ये कितना ज्यादा साफ है वो आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। नेक्स्ट, आप में से सभी ने किटकैट चॉकलेट तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में किटकैट के सबसे अजीबोगरीब फ्लेवर्स पाए जाते हैं और इनकी एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में से सबसे टॉप पर है चिली पेपर फ्लेवर्स। और यही नहीं, स्वीट पोटैटो, स्वीट कॉर्न, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और इवन किटकैट ग्रीन टी फ्लेवर भी है। हालांकि ये तो बस एक छोटी सी लिस्ट है जिनको जापान में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। नेक्स्ट, रेलवे या सबवे स्टेशन पे आपने कई तरह के स्टाफ काम करते हुए देखे होंगे, लेकिन जापान में इसका अलग ही सिस्टम है। दरअसल इन्हें पीपल पुशर्स कहा जाता है। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का देना है। इनका काम होता है ट्रेन के दरवाजे को बंद होने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन के अंदर घुसाया जा सके। नेक्स्ट, अब आपको ये चीज तो पता ही होगा कि इंडिया में ट्रेन डिले होना ये तो नॉर्मल चीज है। और ये चीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि यूएसए, जर्मन, रशिया और भी कई कंट्रीज में सेम चीज है। हालांकि टाइम सबका अलग अलग होता है, लेकिन जापान इसमें भी सबसे आगे है क्योंकि जापान में एक भी ट्रेन आज तक कभी लेट नहीं हुई। हालांकि एक रिकॉर्ड में देखा गया कि जापान की एक ट्रेन सिर्फ 49 सेकंड लेट हुई थी। समझ लो, सिर्फ 49 सेकंड, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, वो भी कोई टेक्निकल एरर की वजह से। भाई सच में जापान ऐसे ही 2050 में नहीं जी रहा। नंबर 6, दुनिया में एक ऐसी भी कंट्री है जहाँ पर एक भी रोड्स नहीं है। जी हाँ, एक भी रोड नहीं। बट वेट, यहाँ के लोग फिर आते जाते कैसे होंगे? आप भी यही सोच रहे हो ना? तो देखो, यहाँ पर आपको आने जाने के लिए या तो पैदल चलना पड़ेगा या फिर इन बोट्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रोड्स की जगह हर जगह पानी भरा हुआ है। एक्चुअली ये पूरा शहर ही पानी में तैर रहा है, वो भी अलग अलग टुकड़ों में, जहाँ पर आपको एक भी गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको बोट टैक्सीज और बोट बसेस मिलेंगे और इस पूरे शहर में 170 प्लस कैनल्स और 400 से भी ज्यादा ब्रिजेस हैं और इसीलिए इस शहर को सबसे ज्यादा ब्रिजेस वाले शहरों में से भी एक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हर चीज अच्छी नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी कई सारे हैं। हर साल ये पूरा शहर 2 मिलीमीटर में पानी में डूबता जा रहा है और इस सिटी का नाम है वेंसी, जो कि इटली में मौजूद है। लेकिन ज्यादा टेंशन की बात नहीं है क्योंकि अभी 100 से 150 साल है इसके डूबने की और उससे पहले यहाँ के लोग यहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं। नंबर 7, क्रोकोडाइल के समझदार फैक्ट्स के बारे में शायद ही आपको पता होगा। देखो, क्रोकोडाइल हमें ऊपर की तरफ से तो ऐसे दिखाई देते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये नीचे की तरफ से कैसे दिखाई देता होगा? आई मीन ये पानी के अंदर किस तरह लेटा होगा? तो एक बार इस वीडियो को देखो। इसमें क्रोकोडाइल कैसे नीचे की तरफ अपनी बॉडी को फ्लोट कर रहा है और ऊपर बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे अपने फेस को बाहर की तरफ निकाल के रख रखा है। ये बेसिकली अपने शिकार को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं। नंबर 8, भाई क्या आपने कभी सोचा है कि वायर्स पर बैठे हुए इन बर्ड्स को करंट क्यों नहीं लगता? देखो, जब बर्ड एक सिंगल वायर पर बैठता है तो उसके दोनों पैर सेम वायर पर होते हैं। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स पर सेम वोल्टेज है। और आपको पता होगा कि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है और फ्लो तभी होता है जब कंप्लीट पाथ मिले। अब बर्ड्स के दोनों पैर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले वायर पर है और अगर करंट बर्ड के अंदर से भी होके जाए तो भी उसका रास्ता वहीं पर रहेगा, क्योंकि करंट हमेशा छोटा रास्ता चुनता है। सो इसीलिए वो करंट बर्ड्स के अंदर से ना जाकर सीधा वायर वाला छोटा रास्ता चुनता है। लेकिन अगर चिड़िया लो पोटेंशियल वाले वायर को टच करती है तो करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करने लग जाएगा। दैट मीन्स वो करंट अब चिड़िया के अंदर से होकर जाएगा और चिड़िया का खेल खत्म हो जाएगा। नंबर 9, भाई आखिर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में हमेशा मेंढक की बलि क्यों चढ़ाई जाती है? मतलब कुत्ता, बिल्ली या बकरी या फिर बाकी के जानवरों पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, फिर हमेशा मेंढक ही क्यों फंसता है? वेल, हर साल बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट के लिए इन फ्रॉग्स की बलि चढ़ाई जाती है और इन मेंढकों का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होता है और उनकी बॉडी का साइज ना ज्यादा छोटा और ना ही ज्यादा बड़ा होता है, जिससे कि एक्सपेरिमेंट में आसानी होती है। और तो और उनके ऑर्गन्स जैसे हार्ट्स, लंग्स और लीवर ये आसानी से दिख जाते हैं और इनके ऑर्गन्स ह्यूमन से काफी सिमिलर्स भी होते हैं, इसीलिए इन्हें एक्सपेरिमेंट में समझना इजी हो जाता है। सो दैट बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में हमेशा मेंढक की ये बलि चढ़ाई जाती है।
पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। नंबर 10, ये है हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक पनिशमेंट, जिनको अगर आपने देख लिया आपकी भी रूह कांप उठेगी। गारंटी देता हूँ, लिख के ले लो। सबसे पहले द रैक। इस पनिशमेंट में इंसान के दोनों हाथों और पैरों को रस्सी से टाइटली बांध दिया जाता था और फिर इस रस्सी को एक रोलर से बांधकर धीरे धीरे उस रोलर को स्टार्ट किया जाता था और फिर जैसे जैसे रस्सी टाइट होती तो उस इंसान की बॉडी बीच में से खिंचना शुरू हो जाती और एक टाइम ऐसा आता कि उस इंसान की बॉडी बीच में से अलग होकर उसकी। नेक्स्ट, ब्रेकिंग व्हील। इस सजा के तहत एक कैदी को बड़े से पहिए में बांध दिया जाता था और फिर इस पहिए को नीचे पहाड़ी की तरफ धकेल दिया जाता था और फिर जैसे जैसे वो हर बार रोल होता वैसे वैसे उस इंसान की हड्डियां टूटती चली जाती और एक टाइम ऐसा आता जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाती। लेकिन अगर बाय चांस वो इस सजा से बच जाए तो जेलर्स उस इंसान को कौओं को खाने के लिए छोड़ देते थे। नेक्स्ट, चाइनीज वाटर टॉर्चर। इस सजा में कैदी को एक लकड़ी से बने पीस में बांधकर और उसके सर के ऊपर पानी का एक ड्रम रखकर उसके टोटी को चला दिया जाता था, जिससे कि बूंद बूंद पानी उसके सर पर टपकता था। स्टार्टिंग में तो ये चीज आपको टोटली नॉर्मल लगेगा, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ ये स्किन को भी छील देता था और सनलाइट के चलते इस पर इन्फेक्शन भी हो जाता था और फिर ऐसे करते करते उसकी मौत वहीं पर हो जाती। भाइयों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये 2 वीडियो भी जाकर देखें। बाकी इस वीडियो को लाइक एंड कंप्लीट करवाना मत भूलना, सिर्फ 1000 लाइक का है।